गुड मॉर्निंग। ये हमारी एमएससी प्रीवियस ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास है। रिएक्शन मैकेनिज्म में हम पढ़ रहे हैं रिएक्शन इंटरमीडिएट्स, और रिएक्शन इंटरमीडिएट्स में अब तक हम पढ़ चुके हैं कार्बोकैटायन, कार्बेनायन, और आज हम स्टार्ट कर रहे हैं फ्री रेडिकल्स। जो काम हमने कार्बोकैटायन और कार्बेनायन में किया है कि व्हाट आर दीज इंटरमीडिएट्स, हाउ दे आर फॉर्म, देयर स्टेबिलिटी, रिएक्शन इन्वॉल्विंग दैम, वही सब हम किसके अंदर करेंगे, फ्री रेडिकल्स में करेंगे। सबसे पहले आप सिंपल फ्री रेडिकल की डेफिनेशन देखिए एक बार, देन आई विल एक्सप्लेन यू ईच एंड एवरीथिंग अबाउट फ्री रेडिकल। एन एटम और ग्रुप ऑफ एटम्स with an unpaired electron formed by homolytic fission of a covalent bond is called free radical. Now, you know what is the meaning of homolytic fission? The definition is very simple. Just try to understand this definition. See, this is a covalent bond between A and B, and it is, formed by a sharing of electron pair. Now, if this happens like this, that this electron pair is taken by this and this electron pair is taken by this, then what we get is species like this: A with its own electron, B with this own electron, and the word which we use for this is odd electron. Now this, and all such species are called free radicals. इस प्रकार की जितनी भी स्पीसीज बनती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल्स बोलते हैं। फ्री रेडिकल्स जब भी मैं पढ़ाता हूँ बच्चों से, एक बात जरूर पूछता हूँ मैं, आर यू फ्री रेडिकल? जस्ट थिंक ओवर दिस, एंड वेन एवर वी आर इन ऑफलाइन क्लास आप मुझे इसका आंसर दीजिएगा। एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपके सोचने के लिए, आर यू फ्री रेडिकल? ओके, देन वी विल डिस्कस दिस पॉइंट। ओके, लेट अस कम टू द पॉइंट। फर्स्ट ऑफ ऑल जो फ्री रेडिकल था दैट वाज ऑब्जर्व्ड बाय मोजेस गॉम्बर्ग इन 1900। सबसे पहले मोजेस गॉम्बर्ग ने 1900 में, आपको ये क्यों बता रहे हैं, बिकॉज गॉम्बर्ग इज कॉल्ड फादर ऑफ फ्री रेडिकल। आपको एमएससी लेवल पता होना चाहिए कि किसने सबसे पहले ये चीज़ बनाई थी, एंड बिकॉज ही बिलोंग टू यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन। यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन को ही बिलोंग करता है, और वहाँ पे गॉम्बर्ग के बारे में बहुत जिक्र किया जाता है केमिस्ट्री डिपार्टमेंट में कि इसने जो है हमारे फ्री रेडिकल बनाया था। सबसे जो पहला फ्री रेडिकल बना था, फर्स्ट फ्री रेडिकल ऑब्जर्व्ड बाय मिस्टर गॉम्बर्ग वाज फर्स्ट फ्री रेडिकल। दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग पॉइंट, एंड इट वाज ट्राइफिनाइल मिथाइल फ्री रेडिकल, एंड द फर्स्ट कंपाउंड formed from this was triphenyl methyl chloride, was the first compound formed from this free radical. Now, the most interesting part about free radical is, first point about free radical is that it is highly reactive species. Although it takes times for the formation, highly reactive species, and इसकी हाईली रिएक्टिव स्पीसीज की जजमेंट हम इस बात से कर सकते हैं कि इसका जो हाफ लाइफ पीरियड ऑफ दिस है दैट रेंजेस फ्रॉम 10⁻⁻⁶ to 10⁻⁹ सेकेंड। दे आर वेरी शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, हाईली शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज, एंड बिकॉज दे आर हाईली शॉर्ट लिव्ड स्पीसीज एंड हैंस दे आर हाईली रिएक्टिव, हैंस दे आर हाईली एक्टिव। So when a homolytic fission takes place normally, when a bond is formed between two similar atoms, or say bond is formed between dissimilar atoms having very less difference in electronegativity, electronegativity में difference बहुत कम है। See here, now electronegativity of carbon is only 2.5 electronegativity, and hydrogen is 2.2, so delta n electronegativity is very less, 0.3, and almost this is nil, and hence this type of bond does not undergo ionic cleavages, very difficult to undergo ionic cleavages, and hence such type of bonds forms free radical। इसीलिए इस प्रकार के जो बॉन्ड हैं वो क्या बनाते हैं, फ्री रेडिकल बनाते हैं। अब थोड़ा देखना चाहें, मान लो आप एमएससी लेवल पे कैसे फ्री रेडिकल्स बनता है। देखिए, जैसे मान लो सी एच बॉन्ड है, से इट इज ए सी एच बॉन्ड, तो नॉर्मली सी एच बॉन्ड जैसे आपको आईआर में भी मैंने बताया होगा कभी पहले
कि इट्स बिहेव्स लाइक ए स्प्रिंग की तरह होता है। और स्प्रिंग क्या करता है ये इसलिए बताना जरूरी है कि इट इज़ डिफ़िकल्ट टू फॉर्म फ्री रेडिकल इन द बिगनिंग, इट टेक्स टाइम। फ्री रेडिकल जैसे स्प्रिंग, अब स्प्रिंग यू नो विल डू टू टाइप ऑफ वाइब्रेशन। हाउ मेनी टू वाइब्रेशन? टू टाइप, हॉरिजॉन्टल वाइब्रेशंस and vertical vibrations. And it, when you are doing this vibration and after this it takes time, और उस टाइम को हम क्या बोलते हैं? दैट इज द इंडक्शन पीरियड। वो टाइम कौन सा होता है? इंडक्शन पीरियड। दैट इज टाइम रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ दिस। दैट इज बिगिनिंग द प्रोसेस इज स्लो, बट वंस इट इज फॉर्म्ड, once formed, it is highly explosive, highly reactive species, very highly reactive species. तो ये आपको ध्यान देना है। and such type of bond will always undergo homolytic fission, and homolytic fission will be like this as I told you in the beginning, and hence this is how I defined कि what is free radical, very short-lived species. In the beginning it is difficult to form, and then this is, once it is formed, it is very very reactive species. Now remember some more points about free radical before we discuss the structure of free radical. Now just count the electron: 2 to 4 and to 6 and 1 7. That is all free radicals are 7 electron system. 7 electron system का मतलब क्या होगा? That is they are electron deficient species. ऐसे गलती मत कर लेना कि इलेक्ट्रॉन एक्स्ट्रा है जितने रिच। नो, काउंट इट इज शॉर्ट ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन फ्रॉम completing its octet. Octet से एक इलेक्ट्रॉन कम है, hence always have tendency to take up 1 electron, and hence it is highly reactive. And next important point about this is it is a odd electron species. And odd electron species have, that is unpaired electron is there, unpaired electron is, therefore it is paramagnetic in nature. इसलिए इसका नेचर कैसा होगा? पैरामैग्नेटिक नेचर होगा. नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इज दिस, डू यू थिंक कि कोई चार्ज, कभी कभी बच्चे क्या कहते हैं, इलेक्ट्रॉन है नेगेटिव, नो, यू जस्ट काउंट इट, काउंट द, इसका 1 2 3 4, दैट इज नो चार्ज. फॉर्मल चार्ज ऑन दिस इज 0 फॉर्मल चार्ज. चार्ज मैंने हमेशा, मतलब किसी भी स्पीसीज पे चार्ज काउंट करना हो, मैंने हमेशा काउंटिंग से मेथड सिखाया. काउंटिंग मेथड आई एक्सप्लेन, कभी वैलेंस इलेक्ट्रॉन इसके चक्कर में नहीं पड़ना. काउंटिंग बॉन्ड का, कार्बन का 1 इलेक्ट्रॉन इसके साथ है, 1 2 3 4, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4 मीन्स नो चार्ज ऑन दिस. ओके, एंड because they have odd electron and hence have extremely tendency to pair up, and all free radicals can react with any other free radical because both are in need of 1 electron. Both are in need of 1 electron. Okay, next point we come here is about, that is very important about this point, structure of free radical. अब स्ट्रक्चर ऑफ फ्री रेडिकल बहुत ध्यान से सुनना, बहुत ही ध्यान से. इसको हम ऐसे नहीं कह सकते कि स्ट्रक्चर, ओके, जैसे कार्बोकैटायन हमने जनरली बोल दिया कि दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड पॉजिटिवली चार्ज कार्बन इज दिस, है ना. बट इन दिस केस विथ सर्टेनिटी इट विल बी डिफिकल्ट. से लेट मी टेल यू, नॉर्मल, लेट अस टेक द एग्जांपल, नॉर्मल एग्जांपल लाइक मिथाइल फ्री रेडिकल लिया हमने, से ethyl free radical लिया, say we are taking isopropyl free radical like this. Now if the free radical is like this, then see, then this carbon is sp2 hybridized. तभी कार्बन की स्टेट कौन सी होती है? sp2 hybridized state होता है. Now you know sp2 hybridized state. sp2 hybridized carbon means what it can be like? It will be like this. It will form 3 hybrid orbital in one plane, and one orbital is perpendicular to this, one is perpendicular to this, and they will form 3 bonds, each having 1 electron. They will form 3 bond, and 1 odd electron is present in this perpendicular 2p orbital.
Now this is this, and hence this angle is 120 degree, this angle is 90 degree. Now this is this when it is this. Okay, now see, but if we take some other example, now we cannot say कि always it is like this. बहुत ध्यान से देखना होगा इस बात को, और मैं कोशिश करता हूँ आपको बताने की कि कैसे हम इसको बेटर वे में देख सकते हैं. ओके, मैंने देखो यहाँ पे आइसोप्रोपाइल लिखा है, टर्शियरी ब्यूटाइल लिखा ही नहीं है. मैंने मिस नहीं किया जानबूझ के. देयर इज रीजन फॉर दिस. अब मान लो इन फ्री रेडिकल पर सम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रॉन अट्रैक्टिंग स्पीसीज लगी हुई है. सी, फ्री रेडिकल इज लाइक दिस, CF3, CCl3 or any other electron attracting species लगी हुई है. Then what is expected? X, मान लो यहाँ पर क्या लिखा हमने, highly electronegative atom or group is attached to this. Now in that case what happens? We cannot say it is sp2. And why it is not sp2? It changes to sp3. It changes to sp3 and this carbon इज नाउ sp3. अब आपका सर ये अब कैसे होगा, इसमें sp3 ये भी 3 बॉन्ड बना रहा है, ये भी 3 बॉन्ड बना रहा था, इसके अंदर इलेक्ट्रोनेगेटिव है. तो उसके लिए थोड़ा हमें रिपल्सिव फोर्सेस के बारे में देखना होगा. जस्ट मैं बताता हूँ. जैसे मान लीजिए हम इसको क्या मान लेते हैं, वापस ये मान लेते हैं कि ये से इट इज़ sp2. मान लीजिए sp2 है, तो sp2 के केस में क्या होगा, दिस विल बी दिस फ्लोरीन फ्लोरीन फ्लोरीन, हेयर इट इज़ फ्लोरीन, हेयर इट इज़ फ्लोरीन, हेयर इट इज़ फ्लोरीन, and one odd electron is present in this. But as you know, fluorine is having unshared electron pair with it. These are unshared electron pair with this. Now as a result, this is sp2, but this structure is highly unstable because of this repulsion, because they will repel. See, in equivalent, this electron pair in pun plane repelling this, these electron pair repulsion. So this repulsion is working. Now as a result of this repulsion, due to repulsion between them, इनके बीच में जो repulsion हुई उससे क्या हुआ, एक्चुअली क्या हो गया, these fluorine atoms are coming close to each other. These fluorine atoms are not coming each to other, but they are moving, moving away from this, and hence this bond angle now increases in this way, and this unshared electron pair is present here. Now this bond angle in this, due to repulsion, is increased and it is more than 110 degree. Exact value 11-12 के आसपास हो सकती है, more than 110 degree. So hence it acquires a pyramidal shape. Now pyramidal, we will not say कि pyramidal. Now pyramidal is not sp2, hence this carbon we can say is now sp3. So directly I have not written कि it is sp3, it is sp2. Why it is sp3 I have explained in this, कि why it can be sp3. sp3 ये कैसे हो जाएगा, sp3 इसके अंदर कैसे हो जाएगा. रिपल्शन की मीनिंग करना, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात थी. जैसे मान लो ये sp2 होता, say it is sp2. Now in sp2 we have S character is equal to 33.3% are S character, whereas in sp3 we have only 25% S character. We know more the S character, more is the electronegativity, more is the electronegativity. So in this case here again, now lesser electronegativity will be less, repulsion will be less, and hence it acquires this sp3 state. So this is pyramidal in shape. Now similarly we take tertiary butyl. If you take tertiary butyl into consideration, now in case of tertiary butyl also, 3 bulky groups, although electron pair is not there, but due to steric repulsion, okay, electron pair is not there, again they will acquire this pyramidal shape. So this is also pyramidal in shape, although strong electron withdrawing group is not attached here. So we can generalize the strong electron pair due to this steric repulsion. In this case, it will also acquire a pyramidal shape. This will also acquire this shape, right? So this is very important about structure. Structure के बारे में बहुत अच्छी तरह देखना. मैंने जो एक्सप्लेनेशन दिया है उसको बार बार आप सुनना. एक चीज़ और हो सकती है यहाँ पर कि जो CF बॉन्ड है in this case, या C
एक्स अपन बोल सकते हैं, सी एक्स बॉन्ड है ना, नॉर्मली जैसे सी एफ बॉन्ड ये बनाया हमने। तो इस केस के अंदर क्या होता है कि एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड एंटी बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल एंड लोन पेयर के बीच में हाइपर कंजुगेशन हो जाता है एंड इट स्टेबलाइजेस इट स्टेबलाइजेस दिस एंड इट इज़ पॉसिबल ओनली इन दिस स्टेट। तो ये भी एक चीज़ थी बात यहाँ पर, ये भी आप ध्यान रख सकते हैं। बट दिस एक्सप्लेनेशन इज़ वेरी गुड फॉर दिस कि वाइट, तो वी विल जनरली सेड कि स्ट्रक्चर will depend upon the species, will depend upon what is the species. In general we cannot say it is no, okay, one more example let me tell you about the structure. अब जैसे say sometime it is formed, मान लो free radical is formed at bridgehead, say a free radical is formed at bridgehead like this. You know, in bicyclo compound we use the word bridgehead and the species is like this, and say this is bridgehead and free radical is formed at this place. Free radical is formed at this place. That is, now in this case also this carbon is sp3 hybridized. ये काफ़ी आ जाता काम हमारे bridgehead. In bicyclo compound, if free radical is formed at bridgehead, then it is sp3 hybridized. Done. So this was about structure of free radical. We'll continue about how they are formed, their stability in the next lecture. Keep doing your work. Thank you very much.